नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। आज मैं अपना लाया हूँ अगला वीडियो, जो कि हमारा अभी तक जो पूरा प्राचीन इतिहास भारत का चलता चला आ रहा है, तो उसमें मैं अगला वीडियो आपके लिए लाया हूँ, जिसमें मैं आप सभी के साथ चर्चा करूँगा तुगलक वंश की। तुगलक वंश से पहले अभी मैंने आप सभी के साथ, जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने आप सभी के साथ चर्चा किया था खिलजी वंश का। खिलजी वंश में भी हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। वो मैं आपके साथ पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो जिन लोगों ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आपको उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होकर ही चल रहे हैं, तो ये आपको बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपके साथ बहुत जल्दी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, आप उससे आप इस चैनल के साथ सब्सक्राइब हो जाइए, ताकि आपको जो भी इसके रेगुलर अपडेट्स हैं वो आप सभी को मिलते रहें और आपसे उससे कोई वीडियो मिस आउट ना हो। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy। और नीचे हमारा फेसबुक ग्रुप है, जिसका मैंने लिंक आपको नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं भैया तुगलक वंश की भैया बात करना शुरू करते हैं। तो अगर हम तुगलक वंश की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत होती है 1320 में। ठीक है, 1320 में देखिए क्या होता है कि इसकी शुरुआत होती है। अब सॉरी, जो मेरी राइटिंग है इस समय थोड़ी गड़बड़ है, मेरे हाथ में इस समय थोड़ा चोट लगी हुई है, तो बस मैं वो आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये जो है आपका 1320 में इनमें जो है इसकी भैया स्थापना होती है। तो जो इसका माना गया है संस्थापक, वो था आपका गाजी मलिक, जिसको हमने इतिहास में नाम दिया है गयासुद्दीन तुगलक का। ये जो गाजी मलिक था यही है संस्थापक। और ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि क्या हुआ था कि सीधे सीधे ये आया था कि भैया तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, और उसमें ये नाम नहीं दिया था गयासुद्दीन तुगलक, ना देकर वहाँ पर 4 नाम दे दिए गए थे। उसमें से एक ऑप्शन था गाजी मलिक। तो जिन लोगों को ये नहीं पता था कि उसका वास्तविक नाम भैया गाजी मलिक था, तो उनको ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। तो इसलिए मैंने आपको इसको यहाँ पर पूरा नोट डाउन करवाया है, ताकि आपको ये भी पता रहे। ठीक है, तो ये ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आपका आता है कि ये जो भैया थे तो ये कौन सी भैया जनजाति के थे, तो ये थे आपके करौना जनजाति के थे। ठीक है, इसके बाद हम अगर तारीख की बात करते हैं तो ये आता है भैया 8 सितंबर सन 1320 को। 1320 को ये जब आता है तो ये अपने जो इसने भैया नाम रखा, वो इसने ने क्या रखा, वो रखा है इसने गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी। ये इसका पूरा नाम था। शाह गाजी से भी आप इसको याद कर सकते हैं कि इसका वास्तविक नाम था, वो था आपका गाजी मलिक था। ठीक है, और सबसे जो महत्वपूर्ण इसने काम कराया है अपने अपने पूरे शासनकाल में, वो था इसका जो भैया आपका खेतों की सिंचाई के लिए जो इसने वो सब बंदोबस्त किया है। तो ये जो है ये आपका उनका पहला शासक हुआ है जिसने सिंचाई की ओर ध्यान दिया था। तो उसने देखिए 2 विशेष काम किए थे। एक उसने भैया कुएं खुदवा दिए थे, और दूसरा उसने नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे के जब हम अभी जो हमारा आधुनिक भारत है और जो हमारी भैया पंचवर्षीय योजना थी, तो उसमें में जो मैंने आपके लिए एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, तो उसमें मैंने इस चीज़ का डिस्कशन किया हुआ है कि जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हमारी पूरी की पूरी तरह से हमारी भैया थी डिपेंडेंट किस पे, वो थी आपका एग्रीकल्चर पे। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो भैया सिंचाई के लिए सबसे पहले ध्यान दिया है तो वो भैया किसने ने दिया था, वो दिया था आपका गयासुद्दीन तुगलक ने, जो कि फाउंडर था तुगलक वंश का। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये एक भैया पहला था सुल्तान जिसने अपने साथ नाम जोड़ा था गाजी। अब यार गाजी इसलिए जोड़ा था कि भैया उसका नाम बीत में था गाजी। ठीक है ना, उसके बाद जो है इसने देखिए एक चीज की थी कि इसने भैया तुगलकाबाद नाम की एक भैया जगह थी, उसको अब ये जगह क्या, उसने जो है एक इस नगर की स्थापना की थी, और इस नगर को ही जो है इसने भैया अपनी राजधानी
बना लिया था, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और प्लस मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो था ये बहुत ज़्यादा भैया उदार किस्म का था। उसके साथ साथ भैया एक था इसका जो आपका था चेला था, वो भैया था आपका जूना खान। तो ये जो था भैया जूना खान उसको जो है इसने भेजा था वारंगल, और आपका एक और जगह है आपकी मदुरई में जो है जो वहाँ का उनका था क्या नाम उसका जो पूरा शासन था उसकी वापस से पुनर्स्थापना करने के लिए। और यही जो जो था भैया जूना खान यही बाद में आकर बैठता है उसकी गद्दी पे, और वो अपना भैया नाम रखता है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो भैया था जूना खान था, इसने ही एक भैया षड्यंत्र करके इसकी हत्या कराई थी। और जो उसकी हत्या हुई थी उसको उसने सब दिखा दिया था कि ये जो है ये एक भैया एक्सीडेंट है। तो वो उसने देखिए कैसे सब दिखाया था कि उसने क्या किया था कि अफगानपुर में जो है गयासुद्दीन तुगलक को ये भैया लेकर जाता है, और वहाँ पर वो एक लकड़ी का महल बनाता है। और जैसे ही वो उस महल के अंदर कदम रखता है वो महल भैया तुरंत ही उसके ऊपर पूरी तरह से भैया वो हो जाता है, आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, गिर जाता है, और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है ये जो जो था भैया जूना खान, यही उसका उनका भैया था, बेटा भी था। ये जो है अपना नाम बदलकर मोहम्मद बिन तुगलक रखता है, और ये भैया दिल्ली की सल्तनत पर बैठ जाता है। उसके बाद अब आप ये देखिए जो आपका पूरा पूरा का पूरा तुगलक वंश है उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इसी के आसपास घूमेंगी। अभी आप देखते रहिए कि ये इन्होंने क्या क्या कांड किए हैं। काम जो है इसमें सोचे तो कि हाँ हम कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन अच्छा नहीं हुआ, और ज़्यादा ना इसने उल्टा कर डाला। अब देखो कैसे होता है। तो ये जब भैया इसको सबसे पहले तो इसका नाम जो हम लोग जानते हैं पूरे इतिहास में वो था आपका बुद्धिमान मूर्ख शासक। बुद्धिमान मूर्ख शासक क्यों था? क्योंकि ये भैया जो इसने जो अपने विचार लाए और जो उसने सारे काम वो किए वो तो उनको थे भैया बुद्धिमानी वाले, लेकिन जिस तरह से उनको इसने इम्प्लीमेंट करवाया वो था भैया मूर्खतापूर्ण। क्योंकि इसने ऑन टाइम या फिर सही समय पर जो है उनका एग्जीक्यूशन नहीं कराया था, ठीक है। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये भैया आकर बैठता है गद्दी पर, और ये क्या करता है कि ये भैया देवगिरी को जो है अपनी राजधानी बनाता है। देवगिरी को ये जब भैया अपनी राजधानी बना लेता है, तब देखिए क्या होता है कि इसने भैया कुछ ऐसे काम भी किए हैं जो कि हमें आगे देखने पड़ेंगे। तो जो इसने भैया 5 काम किए हैं, अब वो देखिए 5 जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जो कि पांचों के पांचों जो है इसके लिए पूरी तरह से भैया बैक फायर कर गए। अब देखो बैक फायर कैसे कर गए। पहला फैसला इसने क्या लिया कि इसने भैया कर में कर दिया भैया इंक्रीजमेंट कर दिया। और वो भी कहाँ पर किया? जो इसके भैया दोआब क्षेत्र थे जहाँ पर जो है पूरी तरह से जो है उस टाइम पीरियड पर सूखा था, अकाल था, और वहाँ पर जो है महामारी वो सब फैली हुई थी। तब उस समय पर जो है इसने वहाँ पर जो भी उसके टैक्सेशन थे उसको इसने भैया इंक्रीज कर दिया। तो उससे जो है उसको जो है वो सब बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा होता है कि इसने जो है अपनी राजधानी का स्थानांतरण किया। अब देखो करता क्या है कि जो ये अपनी भैया राजधानी बदलता है, तो ये अपना क्या करता है कि जो भैया पहले थी भैया इसकी राजधानी दिल्ली, तो ये दिल्ली से उठाकर ये सीधे सीधे अपनी राजधानी बनाता है देवगिरी, जो कि है आपका दौलताबाद के नाम से भी उस समय थी, संबोधित की जाती थी। और ये जो अगर हम इसकी भौगोलिक परिस्थिति देखते हैं तो ये जो है ये अब आपका बेसिकली जो साउथ इंडिया और जो आपका नॉर्थ है इंडिया है उसके बीच में ही पड़ती है। तो जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं अपनी राजधानी अगर यहाँ पर इसको करता हूँ सिचुएटेड, तो मैं भैया नॉर्थ और साउथ दोनों को सही से भैया अपना शासन जो है एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। लेकिन होता क्या है कि होता था इसका उल्टा है। क्योंकि जो भैया थे जो उसकी प्रजा थी, तो भैया ना तो उसकी जनता इस बात को समझ पाई और ना ही वो जो है इसको सही तरह से भैया एग्जीक्यूट करा पाया। तो ये भी इसका फैसला
वापस हो गया। अब तीसरा आता है भैया सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा का आपका देखो, अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले जब मैंने आपको पूरा सब पढ़ाया था, इतिहास पढ़ाया था ना था, तब मैंने आपको बताया था कि भैया भारत में जो है सोने की मुद्रा और जो आपका भैया थे चांदी के सिक्कों का भी वो सब प्रचलन शुरू हो गया था। तो देखो होता क्या था कि इसने जो है थोड़ा दिमाग लगाया और इसने ये कहा कि अगर अभी भी सोने और चांदी के ही सिक्के चलते रहेंगे तो क्या होगा कि आगे सोने और चांदी की भैया भंडारण या फिर जो है उसके वो सब कमी आ जाएगी। तो इसने क्या किया कि इसने जो है इनके सापेक्ष उसने तांबे के सिक्कों का किया शुरुआत। लेकिन हुआ क्या, इसका पॉइंट तो ठीक था, दूर के अगर हम देखें दृष्टि से तो वो ठीक था, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ कि जो इसने भैया तांबे के सिक्के चलाए उनकी भैया क्या बोलते हैं उसको, नकली जो है वो सब बहुत ज्यादा आ गए मार्केट में। तो उसको ये भी जो है अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो ये भी जो है इसके लिए वापस हुआ, दिक्कत हुई। उसके बाद हम आते हैं भैया खुरासान का अभियान। खुरासान का देखिए अगर हम भैया अभियान देखते हैं तो देखिए वहां पर यहाँ पे क्या होता है कि ये है आपका मध्य एशिया का क्षेत्र है खुरासान। और वहां पर क्या था कि जब ये बैठा हुआ था यहाँ पर अपनी राजगद्दी पे, तो वहां पर जो है बहुत ज्यादा वो थोड़ा जो है वहां पर शासन ठीक नहीं चल रहा था और वहां पर जो है सारी व्यवस्थाएं जो थी वो ठीक तरह से नहीं चल रही थी। तो इसने देखिए कि क्या सोचा कि अभी वहां पर जो है शासन व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, तो मैं अगर वहां पर जो हूँ भैया आक्रमण कर देता हूँ तो मैं वहां पर भी अपना आधिपत्य कर लूंगा। तो इसने जो है यहाँ से भैया अपनी सेना भेज दी। अब देखो सेना जैसे ही यहाँ से इसने उसे भेजी, उसी टाइम वहां की जो है सारी की सारी व्यवस्था ठीक हो गई। अब जब व्यवस्था ठीक हो गई तो उसका ये वाला भी जो पॉइंट है वो भैया बैकफायर हो गया। और आखिरी है, ये है आपका भैया करचिल अभियान। करचिल को उनको हम अगर बात करते हैं तो जो आपकी भैया कुमायूं सेक्टर है, जो आपकी भैया कुमाऊं की जो है वो सब पहाड़ियां हैं, वहां पर जो है इस समय बहुत ज्यादा विद्रोह था। तो उस विद्रोह को देखो जो है इसने समाप्त करने के लिए क्या किया कि उसने जो है एक सेना का पूरा भैया गठन किया और जो है उसको 1 साल की एडवांस सैलरी दे दी और फिर भैया इसने वहां पर उन सबको भैया भेज दिया। अब हुआ क्या कि शुरुआत में तो उन सैनिकों को सब मिली सफलता, लेकिन बाद में उन सैनिकों को भी ज्यादा विशेष सफलता नहीं मिली। तो ये भी इसका हो गया, बैकफायर हो गया। तो ये जो 5 चीजें थी, ये जो इसके 5 अभियान थे या फिर जो इसके 5 महत्वपूर्ण फैसले थे, ये वैसे अगर हम देखें कि उनका क्या रिजल्ट आया, अगर हम उस रिजल्ट को हटा कर देखते हैं तो हाँ वो फैसले अच्छे थे, लेकिन जो उनका रिजल्ट आया, क्योंकि आखिरी में यार कुछ भी होता है तो बस सिर्फ यही देखा जाता है कि आपने अपने जीवन में क्या किया और आपको उससे क्या मिला। तो यानी कि आउटपुट ज्यादा मैटर करता है, तो उस आउटपुट के अकॉर्डिंग ये भैया डाउन हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ अभी मैंने आपको एक चीज थी बताई थी कि इसने भैया जो है भारत में खेती के लिए जो है बहुत सारा काम किया था। तो उसने जो है एक भैया पूरा डिपार्टमेंट बनाया था और उस डिपार्टमेंट का नाम था दीवान कोही। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इस स्लाइड में नहीं है, तो अभी मुझको याद आया तो मैंने आपको जो है पूरा जब बता दिया कि दीवान कोही जो है ये एक इसने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाया था जो कि खेती से संबंधित था। ठीक है, अब हम अपनी स्लाइड पर वापस आते हैं। स्लाइड पर देखिए जैसे ही वापस आते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको भैया बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है। इसके भैया 5 महत्वपूर्ण फैसले थे, तो वो कौन कौन से थे? एक था भैया टैक्सेस, जो इसके पूरे टैक्सेस थे उनको बढ़ा दिया। दूसरा इसने राजधानी स्थानांतरित कर दिया। सांकेतिक मुद्रा यानी कि इनके पहले हमारा चांदी और सोना अपना था, इसने भैया तांबा शुरू कर दिया। खुरासान यानी कि ये हो गया आपका मिडिल ईस्ट में इसने करना चाहा, लेकिन वहां भी ये फेल हो गया। और ये आपका करचिल अभियान, ये 5 अहम फैसले लिए थे। अब 1333 में देखिए क्या होता है कि इब्ने बतूता जो है इसके शासनकाल में भारत आता है। ये भैया अफ्रीका का था। ये क्वेश्चन हमेशा आ जाता है कि इब्ने बतूता किस देश का था या फिर मतलब कहाँ का से था बिलोंगिंग। तो कभी कभी क्या होता है कि मोस्टली लोग इसको भैया जैसा ऐसा इसका नाम है तो कभी कभी हो जाता है भैया कंफ्यूजन और वो सीधे सीधे लगा देते हैं कि ये भैया चीन का है, लेकिन चीन का नहीं है, ये अफ्रीका का है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके देखिए
इसी के शासनकाल में देखिए क्या होता है कि जो भैया पूरा साउथ इंडिया था वो भी धीरे धीरे पूरी तरह से हो गया था, आजाद हो गया था। और देखिए 1336 में जो है भैया विजयनगर की स्थापना हो जाती है दक्षिण में, और वो किसने की थी? वो की थी हरिहर और बुक्का ने। ये भी इम्पोर्टेंट है, हरिहर बुक्का और जो आपकी भैया विजयनगर की स्थापना है। मैं जो है इनका वीडियो भी आपके लिए पर्सनली बनाऊंगा, बट मैं पहले अपना पूरा मुगल वंश खत्म कर दूंगा, उसके बाद जो है मैं इनको बताऊंगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि ये भैया कैसे निपटे, तो ये भैया निपटे हैं कहाँ पे निपटे हैं? ये निपटे हैं भैया ठट्टा के पास गोंडाल में, और ये भैया 20 मार्च 1351 में, यानी कि इन्होंने ने टोटल 31 साल का, अब देखो अगर जो है अभी तक पूरा भैया तुगलक वंश इसने देख लिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है कि जब ये भैया चले गए तो एक भैया इतिहासकार थे, वो थे आपके बंदा यूनी। तो बंदा यूनी ने ये बोला कि जो भैया सुल्तान है, सुल्तान को जो है उसकी भैया जो थी वो सब जनता, उससे मुक्ति मिल गई, और जो भैया थी भैया जनता, उसको उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इसके बाद आते हैं भैया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करते हैं तो ये इनके भैया चचेरे भाई थे, और ये 1351 में आके राजगद्दी पर बैठते हैं। तो इनके काल में देखिए क्या होता है कि इन्होंने भैया टैक्सेशन ठोक दिया, और वो भी ऐसे एसेट्स, वो सब टैक्स है ठोके हैं कि आप भी कहेंगे कि यार ये क्या है। तो उनमें से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए एक है आपका खराज है, असर है, जकात है, जलिया है और खुम्स है ना। तो ये जो है इसने, ये आपके कुछ फेमस कर हैं जो कि इसने किए थे। अगर हम भैया खराज की हम अगर मान लिया बात करते हैं तो ये जो है बेसिकली लगता था आपका हिंदुओं पर, और हिंदुओं पर जो है वो ये था कि ये बेसिकली आपका भूमि कर था, और जो भी भैया उत्पादन होगा उसका 1/10 भाग जाएगा। जो आपका है भैया असर, ये भी आपका था पूरा भूमि कर, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लगता था भैया मुसलमानों पे, और जो है इसका परसेंटेज वही था 1/10 यानी कि 10%। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपका, अगर हम बात करें भैया जकात की, जकात इंपॉर्टेंट है। जकात देखिए क्या होता था कि ये बेसिकली लगता था जिसके पास भैया मिल्कियत होती थी, तो उस मिल्कियत का उसको 2.5% देना होता था। ठीक है, अगर हम बात करें जजिया की, ये भैया जजिया है, जलिया नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें जजिया कर की, तो ये लगता था जो भी भैया आपके गैर मुस्लिम थे, अगर वो भैया कोई भी अपनी तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको टैक्स देना पड़ता था। और ये वो था कर जो कि पहली बार भैया ब्राह्मणों से भी वसूला गया था फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। तो ये आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ है आपका खुम्स। खुम्स में देखिए क्या होता है कि जो लोग, जो हमारी भैया सेना है, अगर मान लिया उन्होंने मेरे कहीं पर जो है अपने मान लिया वो सब कोई खजाना ना सब उल्टा है या फिर कुछ भी किया है, तो उसका 1/5 भाग जाएगा उनका भैया हिस्सा, जो यहाँ का था भैया खजाना, और बाकी 4/5 हिस्सा जो कि सैनिक थे उनमें वो सब बांट दिए जाते थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ देखो इसने कौन कौन सी भैया जगहों की स्थापना की, तो वो की है हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, इन सारे जो थी भैया जगह उसकी इसने स्थापना की है। ठीक है, इसने देखिए क्या हुआ कि ये जो था ये बेसिकली जो है आपका धार्मिक प्रवृत्ति का भी था, और थोड़ा बहुत सीधा भी था भी। तो इसने क्या किया, ये भैया सबसे से ज्यादा प्रभावित हो गया मुस्लिमों के, जो भैया आपका होता है उलेमा वर्ग होता है, तो ये उनसे हो गया प्रभावित। और उसने क्या किया कि जो भी भैया मुस्लिम के जो थे सारे वो सब नियम कानून थे, उनको इसने सख्ती से उससे भैया पालन कराया, और उनको एडअप करा दिया प्रशासनिक कार्यों में। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जो भैया है, मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि जो भैया सैनिक थे उनको उसने भूमि देना बंद कर दिया था, और वो जो है उनको देने लगा था, तनख्वाह देने लगा था, वेतन देने लगा था। तो इसने जो है फिर से वो नियम जो है पूरी तरह से उल्टा दिया। इसने जो है भैया उनको तनख्वाह देना बंद कर दिया और वापस से उनको भूमि देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले भैया ब्राह्मणों पर जो है आपका लगाया जजिया कर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके साथ साथ फिरोज शाह तुगलक ही है
जिसको बोला जाता है कि वो भैया सल्तनत काल का अकबर है। इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। और ये किसने कहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो वो कहा है आपका एल्फिंस्टन ने। अब ये भैया कब भैया निपटता है, तो ये निपटता है 80 वर्ष की आयु में 1388 में। अब 1388 के बाद से ही देखिए इसका पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड पर भैया आक्रमण होता है तैमूर लंग का। तैमूर लंग जो कि बहुत ज्यादा बर्बर और था, और ये जो है ये जब आता है तो ये भैया पूरी तरह से यहाँ पर बहुत ज्यादा रक्तपात करता है, और पूरी तरह से अगर देखें तो ये भैया तुगलक वंश को खत्म कर देता है। और इसके बाद जो भैया नींव पड़ती है वो आपकी पड़ती है सैयद वंश की। वो मैं अभी आगे आपके साथ डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो अब ये देखिए क्या होता है कि जब फिरोज शाह तुगलक मरते हैं तो उनकी जगह जो है उनका पोता आकर बैठता है, और वो था आपका शाह, वो था आपका तुगलक शाह। तो ये जो है ये भैया नाम अपना रखता है गयासुद्दीन तुगलक और सेकंड, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो है इसकी हत्या जो है इसके सरदार ही कर देते हैं। तो इसकी हत्या के बाद जो है आके बैठता है अबू बर्क, बैठता है 1389 में। और इसके बाद जो है इनका टाइम धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि 1390 के आसपास तैमूर आ जाता है, ठीक है। और एक भैया है वो है आपका 12 खंबा भवन है, जिसको जो है धर्म निरपेक्ष इमारत कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा एक वीडियो जिसमें मैंने आप सभी के साथ चर्चा की है पूरा तुगलक वंश का। हालांकि जो मैंने इसमें आपके सारे की पॉइंट्स रखे हैं वो तो कम है, बट मैंने इनको इलेबोरेट और ज़्यादा किया है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ के जो भी लिंक हैं, जो भी अपडेट है, जो भी है भैया सारी इन्फॉर्मेशन वो आप सभी को ऑन टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस नाइट, बाय बाय।